नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। पिछली दो वीडियोस में हम वर्ष 2016 में पूछे गए पहले 15 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम कुछ और प्रश्न हल करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, वे दर जिस पर ₹17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 हो जाएगी है। वे दर, हमें दर निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? दर। वे दर निकालनी है जिस पर ये राशि, दर क्या है हमारा प्रश्न। राशि क्या है? 17,500 की राशि। तो ये मूल राशि है जिसको हम बोलते हैं मूलधन। तो मूलधन है हमारे पास। जिस राशि को हम जमा करवाते हैं या उधार लेते हैं वो क्या होती है? मूलधन, जो होती है 17,500। इस प्रश्न में 17,500 रुपए। साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में, तो 2 वर्ष या महीने जिसके साथ होता है वो क्या होता है? समय। तो समय है हमारे पास 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष में 19,250 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 19,250। अब कैसे हो जाएगी? इसमें ब्याज जुड़ेगा, साधारण ब्याज। तो मूलधन में क्या जुड़ेगा? ब्याज। तो मूलधन में जब ब्याज जुड़ता है तो वो राशि क्या होती है? मिश्र धन। जो हमें ब्याज जोड़कर, जो मूलधन में ब्याज जोड़कर जो राशि मिलती है उसको बोलते हैं मिश्र धन, जो कि इस प्रश्न के अनुसार है 19,250 रुपए। अब हमें निकालनी है दर। तो हम सब जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर याद ना हो तो याद कर लेना। अब साधारण ब्याज कितना हुआ? देखिए हमारे पास मिश्र धन पड़ा हुआ है और मूलधन भी हमें मालूम है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं हम? मिश्र धन किसके बराबर होता है? मूलधन जमा ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। तो हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज किसके बराबर हो जाएगा? इस मूलधन को। ब्याज में क्या मूलधन जमा हुआ, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन में घटा देंगे मूलधन। मिश्र धन कितना है हमारे पास? 19,250। इसमें घटा देंगे मूलधन कितना है? 17,500। कितना है? 0 में से 0 गई 0, 5 में से 0 गई 5, 2 में से 5 नहीं जाते तो हासिल से 2 के बने 12, 9 की जगह रह गया 8, 12 में से 5 गए 7, 9 की जगह बचे 8, 8 में से 1 7 गया तो बचा 1, 1 में से 1 0। तो कितने बचे? 1750। यानी कि साधारण ब्याज कितना है हमारे पास? 1,750। साधारण ब्याज कितना है? 1,750। ये किसके बराबर होगा? मूलधन यानी कि कितना है? 17,500 गुणा दर, जो हमें पता नहीं है तो दर वैसे के वैसे रहने देते हैं हम, गुणा समय। हमें पता है समय कितना दिया है? 2 वर्ष। तो गुणा कर दिया 2 वर्ष बटा 100 बटा 100। ये भी इतने रुपए है। अब हमें क्या निकालना है? दर। तो दर चाहिए हमें, ये चीज चाहिए, तो इसको यहीं पे रखेंगे। बाकी जो कुछ भी है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। मैं इसको पहले लिख लेता हूं। दर मैंने सिर्फ लिख पहले लिया। ये दर, ये किसके बराबर है? दर किसके बराबर होगी? पहले से हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? रुपए 1,750। अब देखिए
दर के साथ जो इस तरफ गुणा में था, गुणा में क्या था 17,500, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी कि बटा में चला जाएगा, नीचे 17,500, क्योंकि ये दर के साथ गुणा में था। अब 2 वर्ष भी क्या है गुणा में है, तो ये भी दूसरी तरफ चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि ये भी नीचे आएगा, यहाँ पर गुणा 2 वर्ष भाग में लिखा जाएगा। और यहाँ पर दर के भाग में क्या था 100, तो ये दूसरी तरफ जाके गुणा में चला जाएगा, यानी कि 100 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इस 100 से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ पर बचा 175, 175 एकम 175, तो यहाँ पर 175 एकम 175 और साथ में जीरो लग गया। 175 से देखने से ही लग रहा था कि 175 से दोनों कट जाएंगे, तो 175 एकम हुए 175 और 175 ढाई 1750, तो ऊपर बचा हमारे पास 10 गुणा 100 की दोनों जीरो कट गए, तो एक बचा है, तो कितना बचा 10 गुणा 1 यानी 10 बटा 2 गुणा 1, नीचे क्या बचा है 2 गुणा 1, यानी कि कितना 2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि क्या हुआ 5%। दर क्या आई हमारी 5%, यहाँ रुपए से रुपए कट गया, 5% क्या हुई प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक, तो दर क्या हुई 5%, तो यहाँ पर हमारा चौथा राइट ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 67 श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 कॉमा और आगे डैश डैश है का अगला पद है, तो हमें इस 13 के बाद क्या आएगा वो निकालना है, वो हुआ अगला पद। ठीक है, तो हम देखते हैं इस श्रेणी में क्या हुआ है। 3 में कितने बड़े 4, 3 के बाद क्या है 4, तो 3 में क्या हुआ जमा किया 1, पहले पद में क्या किया जमा किया 1, तो हो गए 4। अब 4 के बाद क्या आया 6, तो 4 से 6 तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कितने जमा हुए 2, 2 अंक आगे बढ़े, इसमें यानी कि 4 में जमा हुआ 2, तो आया 6। अब 6 के बाद क्या आया 9, यानी कि 6 में कितने जमा हुए 3, 6 में जमा किए 3 तो बन गए 9, 9 तक पहुंचे। अब 9 के बाद क्या आ रहा है 13, तो 9 में कितने जमा किए तो 13 आया, 9 जमा कितने होते हैं 13, 4 13, 9 जमा 4 13, तो अब इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर जब हम इसको देखें ध्यान से तो क्या हुआ है पहले पद में 1 जमा हुआ है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो अब आगे कैसे आएगा 4 के बाद क्या जमा होगा 5, 4 के बाद क्या जमा होगा 5, यानी कि 13 में हम जमा करेंगे 5, तो 13 जमा 5 कितने हो जाएंगे 18, 13 जमा 5 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। क्या बोला है हमें 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, तो मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में कि छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं पहले 1 और फिर 0 लगाते हैं। कितने 0 लगाते हैं कुल अंक कितने पूछे हमें 6, तो 6 अंक करने टोटल, तो पहला हो गया 1, ये दूसरी आ गई 0, ये 3 अंक 4 अंक 5 अंक और 6, तो ये हो गए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम 1 लगाएंगे और बाकी अंक पूरे करेंगे 0 के साथ, 0 लगाकर। आगे क्या बोला है हमें तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम 9 का इस्तेमाल करते हैं। 4 अंकों की में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 बार 9 आएगा, 2 अंकों की देखिए 1 अंक की बड़ी से बड़ी क्या आती है 9, 2 अंकों की 9 9 99, उसके बाद 103 अंक वाला हो जाता है, वैसे ही 999 3 अंकों की आ जाती है बड़ी से बड़ी, इसके बाद 1000 आता है, वो 4 अंक की छोटी से छोटी हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है हमें कितनी लिखनी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो कितनी बार 4 बार 9 आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार 9 आएगा। इसका अंतर यानी कि घटा देंगे इसमें, तो अब यहाँ पर 0 में से 9 घटाना है हमें, तो
जीरो में 9 नहीं घटेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें हासिल लेनी पड़ेगी। तो चलते चलते हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, हासिल मिली यहाँ पर एक के पास जाकर। तो एक में से एक हासिल ले ली तो एक की जगह बच गया 0 और इस 0 के पास हो गए 10। अब 10 में से एक ले लिया तो 10 में से एक लिया तो यहाँ पर बच गए 9 और आगे हो गए 10। यहाँ पर फिर से 10 में से एक ले लिया, बच गए 9, आगे 10 हो गए। ऐसे ही जैसे भी जब 0 0 वाले होते हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि पीछे 9 9 बचते जाते हैं और आगे 10 10 होते जाते हैं। तो यहाँ पर भी 9 बचेंगे, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर जाके हो जाएंगे 10। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और यहाँ पर बचा है 9। एक में से हासिल ले ली थी तो एक की जगह बचा था 0, यानी कि 90,001। 90,001 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारी सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। दो संख्याएं दी गई है हमें, एक है 56 दूसरी 84। निम्न में से कौन सा सत्य है। पहले नंबर पर है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए 56 का इकाई अंक है 6 और 84 का इकाई अंक है 2। तो 2 से तो ये भाग हो ही जाएंगी। जिन भी संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से भाग हो जाती हैं। तो ये अभाज्य तो हुई नहीं, तो पहला जो है वो गलत है, यानी कि दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। दूसरा है दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य क्या कौन सी होती हैं, जिनका कोई भी एक को छोड़कर कोई अन्य साझा गुणनखंड ना हो। साझा गुणनखंड ना हो यानी कि कोई ऐसी संख्या ना हो जिसके टेबल में ये आती हो। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इनका इकाई अंक 6 और 4 है तो ये 2 के टेबल में तो आएंगी। ठीक है, 28 दूनी 56 और 42 दूनी 84। तो और भी संख्याएं मिल जाएंगी जिनके टेबल में ये आएंगी। तो ये जिसके टेबल जैसे 2 के टेबल में आई तो 2 इन दोनों का साझा गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो दोनों जो है वो सहअभाज्य नहीं हुई, दोनों सहअभाज्य नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सहअभाज्य कौन सी होती है, जिनका एक के अनेतर एक को छोड़कर और कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 जो है इन दोनों का साझा गुणनखंड है। तो एक के अलावा हमें एक गुणनखंड मिल गया जो दोनों का साझा है, इसलिए दूसरी ऑप्शन दोनों सहअभाज्य हैं भी गलत है। चलते हैं तीसरी ऑप्शन की ओर। तीसरी ऑप्शन है दोनों 14 के गुणज हैं। तो गुणज क्या होते हैं, जो 14 के टेबल में आएंगे वो 14 के गुणज, जो 14 के पहाड़े में आए वे 14 के गुणज होंगे। यानी कि 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौके 56, 14 चौके 56। तो ये 14 का गुणज हुआ 56, क्योंकि 14 चौके होते हैं 56। आगे चलते हैं 14 पंजे 70, 14 छिके 84, 14 छिके हो गए 84। तो ये सब क्या हुए 56 भी और 84 भी दोनों ही 14 के गुणज हुए। तो तीसरी जो ऑप्शन है नंबर 3 दोनों 14 के गुणज हैं, ये सही ऑप्शन है। अगला क्या है, दोनों विषम संख्याएं, जो कि गलत है। विषम कौन सी होती है, जिनकी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। जिनका इकाई का अंक ये हो 0, 2, 4, 6, 8 वे सम होती है, तो ये विषम भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है दोनों 14 के गुणज हैं, ये सही ऑप्शन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। राम ने एक पुस्तक रुपए 178.50 में रुपए 248.25 की दवाइयां खरीद कर, यानी कि पुस्तक खरीदी 178 रुपए 50 पैसे में और दवाइयां खरीदी 248 रुपए 25 पैसे में। उन्हें खरीद कर उसने 500 रुपए 500 का नोट दुकानदार को दिया। दुकानदार को कितना दिया, 500 रुपए का नोट। तो उसके पास शेष कितनी राशि बची है ये हमें बताना है। तो उसने किस किस पर खर्च किए, पुस्तक पर खर्च किए। पहले तो उसने पुस्तक पर कितने खर्च किए, बराबर रुपए 178.50। और क्या किस पर खर्च किए उसने, दवाइयों पर। दवाइयों पर कितने,
248 रुपए 25 पैसे। तो दवाइयां कितने की ली इसने? दवाइयां ली कितने की? रुपए 248 रुपए और 25 पैसे। तो कुल कितने खर्च किए निकालते हैं इनको जमा करके। बहुत से बच्चे जो है दशमलव वाली संख्याओं को लिखने में गलती कर देते हैं। तो जब भी हम जमा या घटाव करते हैं दशमलव वाली संख्याओं का, तो इकाई के नीचे दशमलव से शुरू करते हैं। हम दशमलव को ध्यान में रखते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक। और दशमलव से ही दूसरी तरफ वसूल करते हैं, 10वें के नीचे 10वां, 100वें के नीचे 100वां। जैसे दशमलव से इस तरफ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है, वैसे ही दशमलव से दूसरी ओर होता है 10वां, 100वां, 1000वां। तो हर हाल में हम दशमलव से ही शुरू करते हैं। दशमलव से ही रुपये पड़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशमलव से ही रुपये पड़ेंगे 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां। और जमा और घटाव के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और इस तरफ इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार और दूसरी तरफ भी 10वें के नीचे 10वें, 100वें के नीचे 100वें, 1000वें के नीचे 1000वें। तो आइए इसको जमा करते हैं। क्या आया? 5 जमा 0 हुए 5, 5 जमा 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 और 8 हो गए 16, हासिल 1, 7 और 1 8, 4 12 का लगेगा 2, हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4। तो कुल कितने खर्च कर दिए उसने? 426 रुपए 75 पैसे। अब उसने क्या किया, कितने का नोट दिया दुकानदार को? 500 रुपए का नोट। तो 500 में से हम घटा देंगे, 500 में से घटाना है क्या? 426 रुपए 75 पैसे। तो कई बच्चों को ये लिखना नहीं आता है, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। ये है 500, 500 का मतलब होता है 500 दशमलव, अब यहाँ पे दशमलव तो है नहीं 500 में, तो इसका मतलब 500 के बाद दशमलव आया, 500.00 ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब इसमें घटाएंगे हम क्या? 426 दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, आगे 10वें के नीचे 10वें यानी 7 और यहाँ पे 5 और इधर को 6 2 4, ये घटा देंगे। तो दुकानदार 500 रुपए के नोट में से 426 रुपए 75 पैसे काट लेगा। तो कितने वापिस करेगा? 10 में से, देखिए 0 में से 5 नहीं घटाएंगे, हासिल के लिए जाएंगे 5 के पास, तो 5 की जगह बचेंगे 4, 5 की जगह बचेंगे 4, आगे यहाँ पे वो 10, 10 में से 1 लिया 9, तो यहाँ ऐसे ऐसे 9 बचते जाएंगे, आगे 10 होते जाएंगे, 9 बचते जाएंगे और आगे 10 होते जाएंगे। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, दशमलव के नीचे वैसे ही दशमलव आएगा, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर बचा था हासिल लेकर 4, 4 में से 4 गए 0। तो कितने बचे हमारे पास? 73 रुपए 25 पैसे। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71 है, एक हॉल की विमाएं 20 मीटर बाई 12 मीटर हैं। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके है। टाइलों की संख्या हमने निकालनी है। तो हमें क्या दिया गया है? हॉल की विमाएं, यानी कि लंबाई दी है 20 मीटर और चौड़ाई दी है 12 मीटर। तो हॉल की लंबाई कितनी है? लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। तो टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? पहले हॉल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हॉल का क्षेत्रफल क्या होगा? अब क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी है तो हॉल कैसा होगा? आयताकार। तो आयत का सूत्र लगेगा हॉल का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारे पास 20 मीटर और चौड़ाई है हमारे पास 12 मीटर। तो गुणा करेंगे तो 12 दूनी करेंगे, सीधा 12 दूनी कितने होते हैं? 24 और साथ में 0 लग जाएगी। मीटर गुणा मीटर हो गए मीटर की घात 2 यानी कि वर्ग मीटर। तो हॉल का क्षेत्रफल कितना है? 240 वर्ग मीटर। अब आगे हमें दिया है कि 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल। तो टाइल कितनी है हमारी? जिसकी
लंबाई भी और चौड़ाई दोनों वर्गाकार क्या होती है, यानी कि लंबाई भी 4 मीटर है और चौड़ाई भी 4 मीटर है। 4 बाई 4 मीटर की हमारी टाइल है, यानी कि ऐसे इधर को भी 4 मीटर है और इधर भी 4 मीटर है। तो ये क्या है, वर्गाकार। यानी कि अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो किसका सूत्र लगेगा, वर्गाकार के लिए वर्ग का सूत्र लगेगा। तो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्र रोकेगी एक टाइल, टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा कितनी है 4 मीटर, तो 4 मीटर गुना वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा गुना भुजा। क्या सूत्र होता है, भुजा गुना भुजा। तो क्या हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, ये 4 मीटर मैं यहां लिख लेता हूं, भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा कितनी है 4 मीटर गुना हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि 4 चौके 16 मीटर गुना मीटर, यहां पर भी बन जाएगा वर्ग मीटर, मीटर गुना मीटर बन जाएगा वर्ग मीटर। अब देखिए एक टाइल 16 वर्ग मीटर जगह रोकती है और कुल हमारे पास जगह कितनी है, कुल कितना स्थान है 240 वर्ग मीटर। तो अब कितनी टाइलें होंगी, टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितना हमारे पास कुल जगह है, कितनी जगह है कुल हमारे पास 240 वर्ग मीटर, इसको हम भाग कर देंगे जितनी एक टाइल जगह रोकेगी। एक टाइल कितनी जगह रोकेगी 16, तो उससे हम भाग कर देते हैं। तो अब इसको काट के देखते हैं, देखिए 8 से दोनों कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 की ये 24, जीरो लग गया, वैसे 30/2, यानी कि 2 से फिर से कट जाता है, 2 1 2, 15 दूनी 30, यानी कि बराबर 15। तो कितनी टाइलें लगी हमारी 15 टाइलें। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में शेष प्रश्न हल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ हो, जय हिंद।